ओके। सो हे एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रुहिल चारणिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने क्लास 12 की ज्योग्राफी सीरीज में। हम लोग अभी अपना चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉपुलेशन उसको कवर कर रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर का पार्ट 2 है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम लोग हमारे टॉपिक्स पे जाते हैं। ओके। ये सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने अभी स्लाइड्स पे देखे वो हम लोगों ने कवर कर लिया। बेसिकली आज हम लोग अपनी फ्रेश स्टार्टअप करेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन जिसे हम लोग एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं, वो क्या 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 है इसके, वो हम लोग आज देखेंगे। बेसिकली इट मीन्स यानी कि इसके अंदर कौन से आते हैं, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। अभी पे पॉपुलेशन क्या है वो तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन इसके जो एस्पेक्ट्स यानी कि कॉम्पोजिशन कौन से आएंगे, एक तो अपने फिजिकल आ जाएगा, इकोनॉमिकली आ जाएगा, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट जो पॉपुलेशन के वो आ जाएंगे। एंड इट नीड्स टू स्टडी द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अभी क्वांटिटी तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये सारे के सारे किसके ऊपर फोकस करते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एंड बेसिकली देयर आर 9 compositions और एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। अभी ये सारे देखिए कि भाई इसके ऊपर होते हैं, लेकिन वो कौन से हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके नाम देख लेते हैं। नंबर 1 इज सेक्स और जेंडर रेशियो, ओके। नंबर 2 इज रूरल पॉपुलेशन। नंबर 3 इज अर्बन पॉपुलेशन। नंबर 4 इज लिटरेसी। नंबर 5 इज एज ग्रुप। नंबर 6 इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नंबर 7 इज रेशियल कंपोजिशन। नंबर 8 इज linguistic composition and number 9 is religious composition। ये 9 के 9 है। इसके ऊपर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसको आप खास पढ़ना। एंड ये अगर लॉजिकली समझो तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड बहुत मजा आएगा। चलो अपना टॉपिक 1 जो कि है सेक्स और जेंडर रेशियो। ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। बेसिकली जेंडर रेशियो के अंदर क्या आता है, इट मीन्स अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अभी आपको ऐसा पूछे कि भाई जेंडर रेशियो यानी कि अगर इधर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि भाई आपको अगर जीआर निकालना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यानी कि जितने भी यहाँ पे फीमेल्स हो। ओके, एक सेकेंड। यस, जितने भी अगर हम लोग देखें, जितने भी यहाँ पे वीमेन है, ओके, यानी कि फीमेल्स है, उन फीमेल्स को कितने पर 1000 मेल्स यानी कि पर 1000 मेल्स जितने हैं उनको डिवाइड करें तो हम ये क्या, जितनी यहाँ पे विमेन यानी कि जो जितना अलग अलग डेटा है वो रहेगा। हाँ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल एवरेज जेंडर रेशियो वाज, ये तो समझाने के लिए समझ रहा हूँ कि 940/1000। ये दोनों का डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू मिलेगी वो अपना कहेगा परसेंटेज में, वो होगा अपना जेंडर रेशियो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर दे। ये हो गया इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। वर्ल्ड जेंडर रेशियो इज 986/1000। अभी हम लोग देखें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड क्या रेशियो जेंडर का, 986 वुमेन है यानी कि फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, ओके। एंड अभी इसका एक डेटा है जो कि टेक्स्ट बुक का दिया है, वो नीचे है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे डेटा दिया है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कंट्री वाइज है। फीमेल्स का कौन से कंट्रीज में कम है, वो है चाइना, इंडिया, गल्फ कंट्रीज है, फिर सूडान, लीबिया, इजिप्ट। ये सारे कंट्रीज में क्या है कि भाई विमेन्स कम है और मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे ओके इक्वल। इक्वल कहाँ है, पेरू में है, ऑस्ट्रेलिया के अंडर है, स्वीडन और इथोपिया, यानी कि 50-50 के अराउंड हम लोग कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पर वुमेन पाई जाती है और मेल्स कम पाए जाते हैं, कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना। ये सारी कंट्रीज में फीमेल ज्यादा पाई जाती है एंड मेल कम पाए जाते हैं। यहाँ पर इक्वल इक्वल ही है और यहाँ पे कम है, ओके। अभी क्यों कम है वो सब कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे। बेसिकली जेंडर रेशियो ऑफ गुजरात इज 919/1000। अभी ये सारी जो डेटा है वो मैंने खुद के तो बनाया है नहीं,
ये सारे के सारे डेटा आपकी जो टेक्स्ट बुक अपने सेंसस के ऊपर से होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा है। सो अभी आप लोग सोचोगे कि हमें लेटेस्ट डेटा एग्जाम में लिखना है या फिर पुराना। सो लेटेस्ट आई नो कि चेंजेस हुए होंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना। जो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेटा अभी आ रहा है, क्वेश्चन में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, सो ये जो सारे डेटा है आपको वही याद रखने पड़ेंगे। सो गुजरात का क्या है, 919 वुमेन अपन 1000 मेल्स। अभी नेशनल एवरेज जेंडर रेशियो, यानी कि अगर हम लोग अपने पूरे भारत देश के देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी वो सारे में देखें, सो 1000 मेल्स के ऊपर ओनली 940 फीमेल्स है। अभी क्यों कम है वो सब कुछ तो हम लोग जानते ही और वो पढ़ेंगे। सो क्यों है 940, यानी कि पर अगर हम लोग डेटा निकाले तो 60 वुमेन्स पर 1000 मेल पे कम पड़ रही है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 1 मार्कर में आ सकता है, मैप क्वेश्चन भी आ सकता है, और एज आपको फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू भी आ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा है कि जहां पर जेंडर रेशियो ज्यादा है फीमेल का। सो फीमेल केरला में ज्यादा है 1084 अपन पर 1000 मेल, यानी कि हर एक 1000 मेल्स पे वहां पे 84 फीमेल वुमेन एक्स्ट्रा है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं sex ratio of Tamil Nadu, which is also a grade, which is 996 upon 1000, यानी कि पर 1000 मेल पे खाली 4 लेडीज ही कम है। इन यूनियन टेरिटरीज, बिकॉज हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो बेसिकली आज आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। आपको खाली नंबर लिखना है, ये आपका आज रहेगा सेल्फ टास्क। ओके, सो अभी हम लोग देखें सब पुडुचेरी, यानी कि पौंडीचेरी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ना पुडुचेरी कहा जाता है। सो यहाँ पर हाईएस्ट जेंडर रेशियो विच इज 1073 वुमेन्स अपन 1000 मैन। मैं यहाँ पे मैन वुमन ही कहूंगा सिंपल लैंग्वेज में। सो 73 फीमेल्स जो है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1000 मेल्स। और लीस्ट यानी कि कम देखे तो वो कहाँ पे, दीव एंड दमन जो कि अपने गुजरात में ही है। सो वहां पे 618 अपन 1000 मेल्स। ओके, सो ये सारे आपको 1 1 मार्क के लिए और एज अ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए याद कर लेने हैं। ओके, एज पर 2011 सेंसियस, यानी कि यहाँ पे डेटा कहाँ का है, 2011 सेंसियस, बिकॉज एज अ डेटा अपडेट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ड्यू टू हर 10 साल में ये डेटा चेंज होता है। लेकिन अभी हम लोग को जानते हैं कि 2021 में कोविड आ गया था। सो कोविड की वजह से सो डेटा वो एकदम परफेक्ट कलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करेगी और कर रही है। सो ये डेटा आई थिंक आने वाले थोड़े टाइम के अंदर हमें मिल जाएगा, यानी कि बहुत अभी साल लग जाएंगे, लेकिन ये डेटा अभी चेंज होगा। सो इसमें चेंजेस हो भी सकते हैं, या तो बढ़ गया होगा या तो कम हो गया होगा। सो इस सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो अर्बन एरियाज यानी कि सिटी एरियाज है, वहां पे 926 है अपन 1000 मेल्स। एंड रूरल यानी कि विलेजेस में देखें तो 947 वुमेन है अपन 1000 मेल। ओके, अभी छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, ये 4 स्टेट है, यहाँ पर बैलेंस सेक्स रेशियो है, बिकॉज यहाँ पे ना कम है ना ज्यादा, यानी कि परफेक्ट लेवल के ऊपर कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को 5 स्टेट का डेटा दिया गया है। सो ये 5 स्टेट में क्या रेशियो रहा है फीमेल्स पर 1000 में, वो देखते हैं। सो यस, अभी बात करें हरियाणा। सो हरियाणा में 1000 मेल के ऊपर कितनी 879 फीमेल्स है। जम्मू एंड कश्मीर में 889 है, सिक्किम में 890 है, पंजाब में 895 है, एंड उत्तर प्रदेश में 912। अभी जेंडर रेशियो क्यों इतना अनइक्वल है इंडिया में, उसके रीजंस देखते हैं। हाई डेथ रेट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, अभी के टाइम पे तो अबॉर्शन वो सब कुछ बंद हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे बच्चों क्या था कि ऐसे लड़कियों को बोझ माना जाता था, कि जैसे लड़की पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था, दूध पीते हैं वो सारी, जैसे कि यहाँ पे रिजिड ट्रेडिशन था। तो क्या था, एक तो दूध पीती था, फिर फीमेल क्रेज फॉर मेल चाइल्ड, यानी कि लड़का होगा तो वंश आगे बढ़ेगा, ऐसी ऐसी लोगों की मेंटालिटी थी। सो इसकी वजह से क्या था कि लड़कियों को मार दिया जाता। और अभी भी आप देखना किसी के घर पे लड़की ऐसे नॉर्मली होती है, सो मोस्टली लोगों के मुंह बिगड़ जाते हैं, ऐसे भी होता है। एंड फीमेल फर्टिसाइड, अभी तो ये एज अ इलीगल हो गया है। इलीगल यानी कि अगर पेरेंट्स की ऐसा होता है कि वो लोगों की सहमति हो या कोई प्रॉब्लम है,
तो अबॉर्शन करा सकते, लेकिन अभी एक तो इसमें या एक पॉइंट लिखना रह गया है कि पहले के टाइम पे जो वुमेन प्रेग्नेंट होती थी, सो उसको जेंडर कह दिया जाता कि आपका बच्चा मेल होने वाला है या फीमेल। लेकिन इसकी वजह से, यानी कि देखो कितने डेटा कम है कि भाई 1000 मेल्स में कई जगह पर ज्यादा है लेकिन मोस्टली जगह पर कम है। सो इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो जेंडर होता था बच्चे का, जो बच्चा आने वाला है उसका जेंडर कहना ही बंद कर, ताकि अपनी पॉपुलेशन एक इक्वल लेवल पे रह सके। ओके। और रिजिड ट्रेडिशन है सती प्रथा। सती प्रथा किसने बंद करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। अभी सती प्रथा में होता क्या था, आई नो ये हिस्ट्री का आप लोग पढ़ चुके हैं, बट एज अ आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। सती प्रथा में होता था ऐसा कि इनकेस फॉर एग्जाम्पल एक विडो वुमन यानी कि विधवा हो जाती है, उनके पति एक्सपायर हो जाते हैं। सो वो जो वुमन यानी कि जो अभी विधवा अभी हुई, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, सो उस औरत को अपने पति की जो लाश यानी कि डेड बॉडी होती है उसको लेके जलती हुई चिता में बैठ जाना है और उसके साथ ही मर जाना। यानी कि लोगों को क्या कहना, अगर तेरा पति गया अब तेरी जिंदगी भी खत्म। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना यार। देखो अभी लड़की है तो उसकी भी खुद की कुछ जिंदगी होगी, उसके बच्चे हो गए तो उसके भी उसके ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन लोग क्या कहे, पति गया तू गया, यानी कि तू भी अब जा। और आप लोग देखना अभी भी होता है कि विधवा औरतें आती है तो उनको कहा जाता है कि ये अपशगुनी कहाँ यहाँ आ गए। ऐसे लोगों की मेंटालिटी अभी भी है। उनको व्हाइट कपड़े पहना, अभी टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ जगह पर ऐसा पाया जा रहा है। सो ये क्या था, सती प्रथा थी। दूध पीते में क्या करता था, एक मिल्क ऑफ कंटेनर के अंदर पूरी जो लड़की जन्म होती थी उसको ऐसे डुबो दिया जाता कि अभी मान लो कि किसी के घर पे गलती से लड़की पैदा हो जाती है, ठीक है। सो वो लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसमें गर्म या ठंडा वो समथिंग दूध होता है। सो दूध के अंदर वो बच्चे को डाल देते हैं, पूरी जिंदा बच्ची, यानी कि वो बच्चे तो ऐसा ऑक्सीजन वो सब कुछ नहीं ले पाते। सो उसकी वजह से बच्चे क्या दूध के अंदर ही मर जाएगी। सो इसको कहा जाता है दूध पीती। और ऐसे बहुत रिजिड थी वो, अब क्या है कि टाइम के साथ बंद हो गई। ओके। अभी हम लोग आते हैं अपने सेकेंड एस्पेक्ट के अंदर, विच इज रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है। सो मैंने अपनी ट्राई की है कि इसको हम लोग एज अ डिफरेंस के फॉर्म में ही देखें, सो आपको कॉन्सेप्ट वाइज इजी रहे। रूरल पॉपुलेशन इसके अंदर कौन सी आती है अपनी, विलेजेस की आती है। एंड अर्बन पॉपुलेशन में के अंदर कौन सी आती है, अपनी आती है गाँव की जमीन, गांव के, सॉरी सिटीज की आ जाती है। सो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस। सो गांव की अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन, तो कंट्री की 68.84% यानी कि इतनी पॉपुलेशन जो है वो सिटी गांव के अंदर पाई जाती है। एंड 31.16% ही पॉपुलेशन कहाँ सिटी में पाई जाती है। बिकॉज अपना अपने लोग पहले से गांव में रहना पसंद करते हैं। सो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, गांव में पाई जाती है। अभी हाईएस्ट कौन सी जगह पर है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, विच इज 90.21%। एंड सिटी वाइज देखे तो गोवा पे, विच इज 62.17%। अभी मोर देन 80% इज इन आसाम एंड बिहार। ये सारे के सारे पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें, सो मोर देन कहाँ पे, 80% इन आसाम एंड बिहार, ये लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। एंड सेकेंड रैंक स्टेट इज मिजोरम, विच इज 51.51%। ओके। एंड इसमें भी ये पॉइंट इसका ही ऐड होना है कि भाई मोर देन द नेशनल एवरेज इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब एंड हरियाणा। ये सारे स्टेट के अंदर अर्बन पॉपुलेशन में आते हैं, विच इज महाराष्ट्र हम लोग जानते हैं, अपना गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा। अभी कहाँ कम पाई जाती है रूरल पॉपुलेशन, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक। अब देखो ये दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सो इसके ये जो सारे स्टेट्स है वो यहाँ चिपका दो, और इसके अंदर आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश आ गया, आसाम, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, राजस्थान एक्सेट्रा। ओके। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग चाहते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लिटरेसी। अभी एजुकेशन यानी कि लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है ये समझते हैं। बेसिकली इट इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली एजुकेशन अच्छा होगा तो ये क्या है, एक प्रोग्रेस का इंडिकेटर हम लोग कह सकते हैं। सो इससे क्या होगा, एक तो ह्यूमन का डेवलपमेंट अच्छा होगा एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कह सकते हैं। इंडियाज लिटरेसी रेट वॉज 73% एंड नाउ 80.90%। अभी ये सारे अगर डेटा देखें तो पहले के जमाने में
एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस किया नहीं जाता था। सो बेसिकली यस, सो बेसिकली लिटरेसी रेट देखिए, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे। सो पहले के टाइम पे क्या 73% पॉपुलेशन खाली पढ़ी लिखी थी, लेकिन अभी ये डेटा कितना बड़ा जंप किया है, 80.90%। अभी एजुकेशन का महत्व लोगों ने समझा है। पहले के टाइम पे ऐसा भी होता कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अब क्या कि लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है। एंड लड़कियों का गवर्नमेंट भी हेल्प करे कि आप बच सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए इसमें ले सकते हैं, इस साल अभी हम सब लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट की बोर्ड एग्जाम की पर्टिकुलर फीस होती है, गुजरात बोर्ड की एंड अदर की। अदर का तो आइडिया नहीं कि गुजरात बोर्ड की अपनी पर्टिकुलर फीस रहती है। सो गवर्नमेंट ने इस साल क्या किया है कि लड़कियां एग्जाम दें, लड़कियां ज्यादा पढ़े, तो इन लोगों ने लड़कियों के लिए क्या कर दिए, बोर्ड एग्जाम की फीस जो है वो कर दी है फ्री। कि भाई लड़कियां जो है वो बोर्ड एग्जाम की फीस नहीं भरेंगी, वो लोग क्या करें कि फ्री में बोर्ड एग्जाम दे। अभी फ्री में बोर्ड एग्जाम का अभी लोग सोचेंगे कि लड़कों को बोर्ड एग्जाम के पैसे भरने और लड़कियों को नहीं भरने। सो ऐसा क्यों किया बच्चों? नॉर्मली अभी हम लोग देखें तो हम लोगों ने बात की कि लड़कियों को एजुकेशन वो सब में पैसे दूर रखा जाएगा। सो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इसके पीछे ऐसे मेंटालिटी होती है लोगों की कि इसके पीछे हम लोग क्यों पैसे खर्चे बोर्ड एग्जाम की फीस। इसलिए लोगों बोर्ड एग्जाम में क्या कहते हैं कि लड़का है तो चलो इसको एग्जाम देने देते हैं कि जो परसेंटेज आए, लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सोचा कि एक काम करते चलो बोर्ड एग्जाम की फीस हम लोग फ्री रख देते, ताकि फ्री के बहाने से बेचारी लड़कियों को बेचारी नहीं ले कह सकते, ताकि लड़कियां एजुकेशन ले और वो भी एग्जाम देंगे। बिकॉज हम लोग देखें तो नॉर्मली लड़कियां जो होती है वो पढ़ाई में एज लेवल जो लड़के अच्छी होती है। सो गवर्नमेंट ने एक इस साल से ये न्यू इम्प्लीमेंट किया है। सो हम एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। अभी फीमेल का लिटरेसी रेट देखे तो वो कितना है, 64.60% ही है। ओके, एंड दिस रेट में डिफर इन रूरल एंड अर्बन स्टेट एरिया ड्यू टू सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। अभी जैसे कि मैंने कहा कि लड़कियों को क्या पढ़ाना, एंड रिलीजियस फैक्टर भी इसमें आ सकते हैं। अभी ये आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ये गारंटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आता ही है कि भाई केरला कौन से स्टेट की लिटरेसी रेट ज्यादा है। सो दैट इज केरला। अभी आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखने, बेसिकली आपको क्या जो अपनी सप्लीमेंट्री होगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये अपना इंडिया का मैप है। ओके, सो आपको क्या समझने के लिए प्लीज ड्राइंग पे मत जाना। सो बेसिकली यहाँ लिखा होगा स्टेट, स्टेट विच हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सो फॉर एग्जांपल केरला अपना ये पार्ट है। ओके, सो आप लोगों को इसके अंदर पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे आप लोग डिजाइन कर देना, और ये क्वेश्चन नंबर मान लो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर है 64। सो आप लोगों को लिखना है इस तरह से 64, एंड उसके नीचे यानी कि यहाँ पर लिख देना है दैट इज केरला। सो मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि भाई बोर्ड क्वेश्चन कैसे है कि भाई आपको यहाँ पे एक तो ग्राफ वो डिजाइन करनी, या इंडेक्स में भी लिखना है कि क्या क्या सिंपल्स वो सब कुछ आपने रखा है, एंड इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे वहां पे, ठीक है। यस, तो अभी केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, एंड बिहार है वहां पे सबसे कम लिटरेसी रेट है विच इज ओनली 61.8%। अभी चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एज ग्रुप, उम्र का सिलसिला है बाबू भैया। अभी एज ग्रुप है तो एज ग्रुप को अभी हमारे यहाँ तीन पार्ट में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द एजेस एज पर द 2011 सेंसियस। अभी ये किसके अकॉर्डिंग है, 2011 का जो सेंसियस अपना बाहर पर आया था उसके अकॉर्डिंग। सो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, फिर यंग, यूथ और ओल्ड। अभी बच्चे कौन से एज में आते हैं तो 0 to 15 ईयर्स। जितनी पॉपुलेशन अगर इंडिया वाइज देखे तो कितनी है, 29.7%। अभी यूथ के बारे में देखें तो 15 to 59, यानी कि 15 ईयर के बाद के जितने टीनेजर्स है, एंड 60 ईयर्स के पहले वाली जो एज है उसको यूथ कहा जाता है। सो वो कितने हैं, 64.80%, जो सबसे ज्यादा है। एंड ओल्ड जो कि अबव 60 ईयर्स, ये कौन कहे जाते हैं, अपने सीनियर सिटीजन। वो कितने इंडिया में, ओनली 5.5%। ओके, एक बार फिर से इसका रिवीजन करें कि एज ग्रुप को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्ड। 0 to 15 साल है वो बच्चे आते हैं विच इज 29.7% पॉपुलेशन।
यूथ जो आता है वो है 15 to 59 ईयर्स, जो कि 64.80%। अभी ओल्ड जो है वो है अबव 60 ईयर्स, विच इज 5.5%। ओके, अभी आता है ओक्यूप। ओके, सो सबसे पहले इसको हम लोग हाइड कर दें, यस। सो अभी अपना आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन यानी कि लोग क्या, कि काम करने का तरीका। ऑक्यूपेशन हम लोग कहते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो। सो बेसिकली अनइवन डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन फॉलोइंग सेक्टर्स: एग्रीकल्चरल एंड एग्रो लेबरर्स, मोर देन 60% इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड अदर ऑक्यूपेशन। अभी पॉपुलेशन जो है, ठीक है। सो नॉर्मली हम लोग क्या एक भीड़ भाड़ में भाग रहे हैं। सो बेसिकली ये जो दो सेक्टर है यहाँ पे बात की, एग्रीकल्चर एंड एग्रो लेबर्स। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी। अभी आप लोग देखना टाइम के साथ पे खेती बाड़ी का महत्व कम होता जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लेबर्स यानी कि जो किसान लोग हम लोग कहते हैं वो कम हो रहे हैं, मोर देन 60%। ओके, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में लोग जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ लिख के हम लोग क्या करें, नौकरी करने के लिए कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस कर दे। और अदर ऑक्यूपेशन के अंदर जा रहे, वुमेन पार्टिसिपेशन इज ओनली 23.3%। यहाँ पर भी जेंडर रेशियो आ गया कि भाई खाली कितना वुमेन पार्टिसिपेशन करे, ओनली 23.3% ही कर रही है। रेशियल कंपोजिशन, ये रेशियल कंपोजिशन बच्चा पार्टी होता क्या है वो आप पहले समझते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि रेशियल कंपोजिशन के अंदर आता है कि भाई बेस्ड ऑफ ह्यूमन, वेरियस ह्यूमन रेसिस। रेसिज्म अगर इसका ये पार्ट है, तो इसको हम लोग रेसिज्म के यानी कि कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और इसके अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी है। सो बेसिकली इसके मेन सब रेसिस इंडिया में, जो कि अकॉर्डिंग टू बीएस गुहा, ये कौन थे, एक एंथ्रोपोलर सॉरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, सो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। सो किसने 6 मेन सब रेसिस दिए अकॉर्डिंग टू बीएस गुहा। ओके, सो ये कौन से, एक तो अपना इंडो आर्यन से, ये सारे के सारे हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिए। सो विच इज इंडो आर्यंस, इंडो ड्रेविडियंस, आर्यो ड्रेविडियंस यानी कि आर्यंस, फिर मोंगोली ड्रेविडियंस, मोंगोलियन एंड ड्रेविडियंस। ये सारे के सारे रेशियल कॉम्पोजिशन है। और इसके अंदर जैसे कि हमने बात की थी कहाँ कलर इज, सो कलर के अंदर क्या क्या आ सकता है कि भाई हम लोगों के पहले के टाइम पे तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते कोलोनाइजेशन का। अभी बेसिकली ये टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टॉपिक नहीं है, बट अभी रेशियल के बारे में बात करें तो हम लोग एक टॉपिक समझते, विच इज कोलोनाइजेशन। ये टॉपिक से आप लोगों को रेशियल के बारे में थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। सो कोलोनाइजेशन में होता क्या था कि पर्टिकुलर ग्रुप के यानी कि कंट्री के या पार्ट के लोग दूसरे लोगों पे राज करते थे। सो हम लोग इसमें बेस्ट एग्जांपल अपना ले सकते हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन लोगों ने क्या किया, कोलोनाइजेशन अपने इंडिया में किया है। सो वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग एकदम गोरे हैं और आप लोग सांवले, बिकॉज अपनी इंडिया क्या है कि मोस्टली स्किन कलर ब्राउनिश है। सो वो लोगों ने क्या किया कि हम लोग गोरे हैं और आप लोग काले हैं। सो आप लोग हमारे अंडर काम करोगे और हम यहाँ पे मेन कहे जाएंगे। सो कोलोनाइजेशन हुआ, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इंसान को इंसान में बांट दिया। अभी फॉर एग्जांपल समझ लो, अपनी क्लासरूम में नॉर्मली समझने के लिए कि क्लासरूम में अभी दो फ्रेंड है, श्याम और मोहन, ठीक है। तो श्याम जो है वो एकदम स्किन उसकी ब्राउनिश टाइप की है, इन मोहन है वो थोड़ा ब्राइटिश दिखता है। सो क्या होगा कि नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में भी हम लोग को देखते तो कि होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं। सो ये क्या हुआ, सो ये हम लोगों की श्याम के लोग बात कम करते हैं एंड मोहन से लोग बात ज्यादा करते हैं। सो क्या होगा, कोलोनाइजेशन होता है। सो ऐसा बेसिकली टॉपिक कोलोनाइजेशन क्या है कि भाई पर्टिकुलर कुछ लोग जो है पर्टिकुलर ग्रुप या कंट्री के ऊपर राज करें, वो होता है कोलोनाइजेशन। ये टॉपिक आपको समझने के लिए इजी होगा इसलिए मैंने ये ऐड किया। बट ये टॉपिक डोंट वरी, आपको गुजराती बोर्ड के अपने बोर्ड एग्जाम के लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। अभी अपना भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक दो दो कदम यानी कि अलग अलग स्टेट पे जाओ आपको अलग अलग एक्सेंट्स, अलग अलग बोली, सब कुछ मिल जाएगा। अभी अपने इंडिया के अंदर बेसिकली मैश जो ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बट जो रजिस्टर्ड और कंफर्म का है उतनी कितनी 23 स्पोकन लैंग्वेजेस है। ये आपको जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी
याद रखना कि इंडिया के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा है, सॉरी कितनी लैंग्वेजेस है, तो बेसिकली अपने इंडिया के अंदर आती है, इंडिया में अपनी है 23 स्पोकन लैंग्वेजेस। ओके, एंड इन इंडिया हिंदी इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। अभी नॉर्मली गुजरात में समझाने के लिए, હું પણ ગુજરાતી છું એન્ડ મોસ્ટલી તમે જોવા વાળા પણ ગુજરાતી છે, बट हम लोग हिंदी में क्यों बात करें कि भाई एक ऐसा ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन अपनी नेशनल लैंग्वेज है कि भाई हिंदी ऐसी भाषा है कि आप देश के कोई भी कोने में जाओ, सो मोस्टली लोगों को हिंदी भाषा आती है और ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एंड गुजराती इज ऑन सेवेंथ रैंक एज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अपनी गुजराती कौन से रैंक पे? सेवेंथ रैंक पे आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर डेटा दिया है कि चाइनीज, यस बंगाली, बंगाली के बाद अभी अपना देखे तो सेवेंथ रैंक अपना किसका आता है? सेवेंथ रैंक आता है अपनी भाषा, गुजरात की भाषा विच इज अपनी गुजराती, तो ये सेवेंथ रैंक पे आती है। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस आर एज बिलो। सो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इंग्लिश हर जगह पे नहीं बोली जाती, कई कंट्री से बोली जाती है, बट इंग्लिश का देखो तो वो थर्ड रैंक पे आती है। बाकी अब कौन से फर्स्ट रैंक पे आते हैं? चाइनीज मैटेरियल, बिकॉज चाइनीज लोग सबसे ज्यादा चाइनीज ही बोलते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज का भी बहुत यूज करते हैं, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, आपको ट्राई करनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज, ये बेस्ट लैंग्वेज आप कहो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, बट ये कौन सा रैंक पे आती है? ये थर्ड रैंक पे आती है। और कितने पॉपुलेशन बोलते हैं? चाइनीज बोलते हैं 12.44%, स्पेनिश बोली जाती है 4.85%, इंग्लिश बोली जाती है 4.83%, अरेबिक यानी कि अरेबियन यानी कि अरेबिक, वो कितनी बोली जाती है? 3.29%, बिकॉज मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारे, सो उसमें अरेबिक का बोली जाती है, उर्दू अरेबिक। फिफ्थ रैंक कंपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी आती है, जो कि है 2.68% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एंड बंगाली, जो इतनी स्वीट लैंग्वेज है, वो बोलते हैं 2.6%। देखो इसमें क्या किया, इसका खाली 8 कट हो जाता है, नॉर्मली आप खाली समझो तो ऐसा डेटा के लिए। सो 2.6%। एंड सेवेंथ अपनी है गुजराती, जो कि बोली जाती है सेवेंथ रैंक पे, इसका परसेंटेज में डेटा नहीं है अभी। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है इसका, अभी लास्ट टॉपिक में हम लोग आ गए हैं। सो बेसिकली लास्ट टॉपिक इसका जो है रिलीजियस कंपोजिशन। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं इंडिया में। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे मल्टी रिलीजियस पाए जाते हैं। अभी बेसिकली एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई पॉपुलेशन में क्या है, कि नॉर्मली झगड़े तो किस में होते हैं कि भाई कास्ट कास्ट में, हम लोगों ने अपने धर्म धर्म में ही बहुत सारे झगड़े होते हैं। सो अगर पॉपुलेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन, रिलीजियस, ओके। रिलीजियस बिलीफ हैज इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ। अभी आप हर एक रिलीजन का देख लो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म से लोग कुछ अपने एथिक्स वो कुछ सीखेंगे। इस्लाम के भी अलग कुछ एथिक्स होंगे। क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिज्म, जैन और अदर बहुत सारे भी रिलीजियस है, उसके भी अलग अलग हुए। सो हम लोग किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? ह्यूमन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट, अभी देखो रिलीजियस वाइज मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, बट अभी मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रहा हूँ कि भगवत गीता है, ठीक है। हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं। सो एज अ हिंदुइज्म में हम लोग देखें तो भगवत गीता है। अगर मुस्लिम में बात करें तो कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ। अभी क्रिश्चियन की देखें तो बाइबल है। सिख की देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब, आई थिंक इनकेस मिस्टेक हो तो काइंडली सॉरी, बट जितना मुझे आइडिया है उनकी होती है गुरु ग्रंथ साहिब। सो बेसिकली हर एक कास्ट के लोग क्या हो गए कि भाई इसके अंदर से और अपने जो भगवान एंड अल्लाह वो लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे। सो फॉर एग्जांपल हिंदू लोग हैं, ठीक है, सो भगवत गीता को इसमें से नॉलेज लेंगे। मुस्लिम है वो कुरान शरीफ से लेंगे। क्रिश्चियनिटी है वो बाइबल से। सिख जो है गुरु ग्रंथ साहिब या फिर उनके जो दूसरी बुक्स होती है वो। एंड बुद्धिज्म एंड जैन, उनका मुझे आइडिया नहीं, सो काइंडली सॉरी फॉर दैट। और फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक टॉपिक लेते,
लॉ ऑफ कर्मा, जो कि भगवत गीता में दिया गया है कि व्हाट यू डू यू गेट। जो आप करोगे वो उसका वही आपको रिटर्न में आएगा। आप अगर अच्छी नेकी करते हो तो आपको नेकी में अच्छे वही आपको मिलेगा, और अगर आप बुरे काम करते हो तो आपके ऊपर वही आएगा। गुजराती में आपने कही ना, जेवू करो तेवू भरो, ये भावना भूलशो नहीं, लाइक दैट। सो ऐसी बात है। सो ये होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो रिलीजियस है उससे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि कुरान शरीफ है, ठीक है। सो उसके भी अलग अलग एथिक्स है। अभी मुस्लिम आप आपका कोई फ्रेंड होगा, सो आप उससे पूछो तो वो कुछ अलग कहेगा। भगवत गीता यानी कि आप हिंदू में कहो तो मैंने एग्जाम्पल समझा के कहा लॉ ऑफ कर्मा। वैसे सारे बहुत सारे हैं। अभी अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। सो बेस्ड ऑन 2011 सेंसियस, अभी कौन सा डेटा यहाँ पे 2011 का सेंसियस का डेटा दिया है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, सो यहाँ पे दो पार्ट किए हैं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, विच इज इंडियन एंड गुजराती। इंडिया में जो पॉपुलेशन अगर हम लोग 100% में से निकाले तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, हिंदू पॉपुलेशन विच इज 79.80%। मुसलमान यानी कि इस्लामिक है तो वो कौन कितनी है, 14.23%, विच इज सेकंड रैंक। क्रिश्चियनिटी है वो है 2.30%। सिख पीपल पाए जाते हैं 1.72%। बुद्धिज्म पाए जाते हैं 0.70%। जैन लोग पाए जाते हैं 0.37%। एंड अदर्स दूसरी कास्ट है वो पाए जाते हैं 0.66%। और वही डेटा अगर हम लोग गुजरात में देखें, सो 88.57% कितनी है, हिंदू है। 9.67% पॉपुलेशन है अपनी मुस्लिम। 0.52% है क्रिश्चियन। सिख है 0.10%। बुद्धिज्म है 0.05%। और जैनिज्म है 0.96%। और अदर्स देखें तो वो है 0.03%। आई होप आप लोगों को, ओके जस्ट सेकेंड, यस। सो हम लोगों ने जो अपने 9 एस्पेक्ट्स अपने पढ़े हैं, ठीक है। वेरी इज माउस, यस। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने ये 9, कहाँ की स्लाइड, यस। सो अभी हम लोगों ने 9 कंपोजिशन पढ़े। सेक्स जेंडर रेशियो, रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन, लिटरेचर लिटरेसी, एज ग्रुप, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, रेशियल कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन। आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो अभी जो अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्टेड टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एक बार आप खाली ये डेटा देख लो, ये डेटा बहुत आईएमपी डेटा है आपके। ओके, सो ये डेटा हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग आते हैं अपने मोस्ट आईएमपी टॉपिक, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज एचडी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट। सो बेसिकली सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग इसमें इम्प्रूव करने का ये है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है। टू फुलफिल आवर बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, ओके। And human development is followed by services like health, education, entertainment, etc. अभी मेन देखे तो ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ भी अपनी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, अपना एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट, और मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है एचडी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज फॉर्मली बेस्ड और डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी ये किसके ऊपर डिपेंड है, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी आई डोंट नो कि आपके कितने लोगों के सब्जेक्ट हो गए। जिन लोगों ने इकोनॉमिक सब्जेक्ट एज अ ऑप्शन में लिया है, अपना चैप्टर 2 है, ठीक है। बेसिकली अपना इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 है, उस ये इसमें यही सारी बातें ना, इंडिकेटर्स है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स ही है। सो ये आपको एज अ पर्सपेक्टिव और जनरल नॉलेज में बहुत हेल्प होगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी है। इन न्यू एरा ओनली मॉडर्नाइजेशन, एमिनिटीज एंड लग्जरी वे टेकन इनटू कंसिडरेशन। अभी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट देखे तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना है या नहीं, हम लोग एमिनिटीज है, लग्जरी अपनी लाइफ है या नहीं, हम लोग खाली यही देखते हैं। लेकिन इसका क्या है मेन पर्पस, कि भाई लोगों को अच्छा रोटी कपड़ा मकान मिले, अच्छा हेल्थ मिले, अच्छी एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ मिले। बेसिकली इट क्रिएट्स प्रॉब्लम लाइक सोशल डिस्पैरिटीज एंड रीजनल इनइक्वालिटीज। ओके, सो इसको हम लोग अभी, ओके,
सो बेसिकली अभी हम लोग देखें, सो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है कि भाई हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि सोशल डिस्पेरिटी यानी कि ऊंच नीच अमीर गरीबी ये सब कुछ हो रहा है, एंड रीजनल इनइक्वालिटीज। अभी आप लोग देखो, तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोगों ने रीजनल यानी कि एरिया वाइज डिवाइड कर दिया कि भाई ये बस्ती के लोग, ये लोग गरीब है और ये लोग अमीर है। अभी आप लोग, अभी हम लोग तो टीनेजर है, हम लोगों के लिए समझ रहे हैं ये थोड़ा इजी नहीं है, बट जब जब हम लोग मैच्योर हो गए, सो एज अ एक्सपीरियंस हम लोग को समझ में आएगा कि भाई ये सोशल डेवलपमेंट में कितना बड़ा डिस्पैरिटीज कर रहा है कि भाई तू नीची कास्ट का है तो ऊंची कास्ट का है। अभी तो देखो, कास्ट वाइज भी होता है, एससी होता है, एसटी। एज अभी तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम सभी जानते हैं, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखने में हेल्प की थी। सो बेसिकली क्या होता था कि भाई वो अपने एक स्टोरी में कहते हैं कि जब वो पढ़ना चाहते थे, उनको एजुकेशन लेने का पहले से बहुत शौक था, बट उनको एजुकेशन लेने के लिए अलाउ नहीं किया जाता बिकॉज वो नीची कास्ट से आते हैं। सो वो लोग बेचारे क्लासरूम के बाहर, जो अपने क्लासरूम के बाहर जो खिड़की होती है, यानी कि टीचर यहाँ पढ़ा रहे और यहाँ पे खिड़की है, सो वो वहां से पढ़ के एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते थे। और समझ लो कि उनको प्यास लगे, ठीक है। सो स्कूल में पहले क्या था कि भाई बॉटल वो सब कुछ नहीं लेके जाते, मटका होता था और एक अपना लोटा होता है, वो लोटा लेके जाने का होता, ले वहां पर वो होता है। सो वो ऊंची कास्ट वालों को वो लोटे से वो पानी पीना अलाउड था, लेकिन इनकेस उनको पानी पीना तो उनको ऐसा हाथ पे खोबे में पानी पीना पड़ता था। सो ये क्या हुआ कि हम लोगों ने सोशल डिस्पैरिटीज की और रीजन यानी कि लोगों लोगों में बांट दिए। बिकॉज मान आप समझो कि भगवान है, ठीक है, भगवान ईश्वर अल्लाह आप जिसमें भी मानते हो, क्या उसने ऐसा कहा कि चल तू नीची कास्ट का है, चल तू मेरा फेवरेट बंदा नहीं तो तेरे को नीची कास्ट, चल तू मेरा फेवरेट है तेरे को ऊंची कास्ट। नहीं यार, भगवान ने सबको इक्वली बनाया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक दूसरे को आपस में बांट दिया है। सो इसकी वजह से क्या आ रहा है कि भाई हम लोग इंसान इंसान में बढ़ गए। अभी इसके ऊपर हिंदी की एक बहुत बहुत सुंदर कविता लिखी है, मुझे राइटर का नाम तो पता नहीं, मत बांटो इंसान को। उसमें क्या है कि हम लोगों ने सूरज को बांट दिया, चांद को बांट दिया, जमीन को बांट दिया, नदियों को बांट दिया, सारी चीजों को बांट दिया। अब मत बांटो इंसान को, ठीक है। इनकेस मेरे को ये कविता मिलती है तो मैं अपनी कम्युनिटी की पोस्ट पे रखूंगा, आप प्लीज एक बार पढ़ना। बेसिकली अभी मेन टॉपिक पे आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स, ये आप लोगों की हो जाएगी डेफिनेशन। सो इसको आप लोग एक काम करो, यस, सो यहाँ से ये स्टार्ट होती है ना, सो एक काम करते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा, यस। सो अभी समझो, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एक्सपेक्टेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नेसेसरी लाइफ सस्टेनिंग। अभी देखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है और अपनी बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान इसको फुलफिल करना है। सो डेवलपमेंट क्या कह रहा है अपना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्सटेंडिंग एक्सपेक्टेशन यानी कि ये तीनों जो चाह है उसको पूरी करने की हम लोग कोशिश करें, और अपनी जो नेसेसरी लाइफ सस्टेनिंग यानी कि ये तीनों के सिवा भी एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट है। ये छह के छह चीजों को पूरी करने की जो अगर क्रिया का है वो है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली इसके भी चार एस्पेक्ट है, उसके 9 एस्पेक्ट हम लोगों ने पॉपुलेशन के देखे, सो इसके चार एस्पेक्ट है, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। अभी जैसे कि समझो, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा भीमराव आम्बेडकर का, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सर का। सो क्या थी उस टाइम पे, इक्वालिटी एक तो नहीं मिल रही थी लोग को, फिर ऊंच नीच कास्ट वाइज अभी भी देखा जा रहा है, फिर स्टेबिलिटी। अभी मान लो कि आप अभी एक आगे जाके नौकरी कर रहे हो, ठीक है। सो क्या आपकी स्टेबिलिटी की भाई आप उस जगह पर डटे रहोगे, आप 10 साल दे दो, 15 साल दे दो, क्या गारंटी कि आप वहां पर रहोगे। इनकेस आपसे अच्छा और सस्ते में काम करने वाला मिलेगा, आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से, ये सही बात है। अभी मान लो कि एक बंदा है राजू, ठीक है, राजू को 10,000 एक कंपनी में वो वर्क कर रहा है एज अ क्लर्क, ठीक है। सो वो 10,000 में काम कर रहा है, एंड उसके जगह पर महेश नाम का है, वो भी एप्लीकेशन देता है। वो क्या कह रहा है कि चलो मैं 6,000 में काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, इतना कम में तो कोई काम नहीं करे, चलो मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं 6,000 में काम कर देता हूँ।
सो क्या लग रहा है कि राजू को जॉब रहेगी कंफर्म? नहीं, बिकॉज यहाँ पर तो ऐसा है कि अगर आप सस्ते में काम करें तो आपका सामने कोई नहीं दिखेगा। सॉरी, आप महंगा करोगे तो चलो, तो क्या करेंगे कि वो बॉस होगा, वो सोचेगा कि काम करते चलो इस राजू को निकाल दे, वैसे भी 4,000 अपने बच रहे, वो 4,000 का कोई हम लोग और यूज कर लेंगे। सो स्टेबिलिटी एक तो अपनी है नहीं, प्रोडक्टिविटी तो अभी इसमें है नहीं, यानी कि प्रोडक्टिविटी तो क्या है वो आप समझते हो, ये स्टेबिलिटी ये है नहीं, और एम्पावरमेंट भी लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है अभी हम लोग देखते हैं। सो मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई ये क्या है, किस तरह से काम करता है। सो अभी इसके मेजर्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी डेवलप बाय वन इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन, ये अमर्त्य सेन। ये नाम आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी कौन से इकोनॉमिक्स ने दिए। सो वो है मिस्टर अमर्त्य सेन। सो वो क्या कह रहे हैं, एचडी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कैलकुलेटेड कैसे होती है, 0 to 10 के रेंज में, यानी कि कितनी रेंज है आप, ओके इसमें ये नहीं लेकिन यस, ये कितनी रेंज में मेजर होती है, 0 to 10 के रेंज में मेजर होती है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर बेस्ड ऑन द तीन तीन पैरामीटर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, ओके सो बेसिकली अमर्त्य सेन जी क्या कर रहे हैं कि 0 to 10 की रेंज में ये मेजर होगी, और तीन पैरामीटर दिए गए हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन से पैरामीटर है, लोग कितना जी रहे हैं, कितना एजुकेशन ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अभी हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। बेसिकली एक्सपेक्टेड बर्थ रेट, अपना बर्थ रेट कितना है, मेजरिंग हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट कितना है वो, और मेजरिंग यानी कि हम लोग मेजर करते हो हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी कितनी अपनी कंट्री की है, वो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। फिर आता है एजुकेशन, नंबर ऑफ इयर्स स्पेंड इन स्कूल टिल द एज ऑफ 25। अभी सोचोगे एज ऑफ 25 कैसे, बिकॉज देखो बच्चा नॉर्मली देखो तो 6 इयर्स का होता है, तब उसको हम लोग एडमिशन लेते हैं 1st स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। सो 10th स्टैंडर्ड तक की हम लोगों ने एज देखी तो वो होगी 16 इयर्स। 11 12 कंप्लीट कर तो मोस्टली होती है 18 और 19 इयर्स। बाद में कॉलेज के हम लोग मिनिमम अभी 4 साल कर, बिकॉज 3 साल मोस्टली अब 4 साल कह रहे हैं, ठीक है। सो 19 20 21 22, 4 साल हो गए, और 3 साल का भी आएगा मास्टर्स, तो हुए 23 24 25। सो बच्चे अभी क्या करें कि जो लोग एजुकेशन टिल द एज ऑफ 25 तक लेते, अभी आप लोग पीएचडी करो वो चीज अलग, लेकिन एजुकेशन लेवल कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 इयर्स की एज का। एंड एलिवेट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, खाली इतना नहीं कि खाली उम्र, एजुकेशन भी कैसा कंट्री में होना चाहिए, क्वालिटी लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग समझो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ये सब कुछ, अभी ये हम लोग क्या एक क्वालिटी का समझ रहे हैं कि भाई ये अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें अच्छा कर सकते हैं। सो उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी का एजुकेशन लेवल कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हो एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन इसका होना चाहिए क्वालिटेटिव। एंड लिविंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन इनकम पर हेड, यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है वो आना चाहिए, एंड जीडीपी, ये दोनों, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड पर पर हेड पर कैपिटा इनकम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी फॉर्मूला पहले के लेक्चर्स में, वो आप देख सकते हो। फिर भी एक बार कह रहा हूँ, जितनी अपनी पॉपुलेशन हो और जितनी अपनी नेशनल इनकम हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100 या 1000, आई थिंक 100 ही है, यस। सो 100 से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, जितने परसेंटेज आएगी, और यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अपनी होगी पर कैपिटा इनकम। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडिया, ये सारे HDI, इसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। सो बेसिकली इसके कैटेगरीज आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है, और ये हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके अंदर भी ये डेटा दिया, सेम यही डेटा है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। बेसिकली लेट्स बेसिकली इसके अंदर 188 कंट्रीज आती है
जो कि पर हेड एचडीआई के अंदर पर रजिस्टर कह सकते हैं ये। और ये रिपोर्ट कब का है? एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2015। मैं आपको एक गोल्डन टिप देता हूँ कि जब भी आप ऐसे डेटा वाइज क्वेश्चन लिखो तो नीचे लिखा करो कि भाई एज पर द दिस ईयर, इस तरह से, ठीक है। अभी फर्स्ट रैंक का आप देखिए तो सबसे ज्यादा कहाँ का बेस्ट है? सो वो है नॉर्वे, विच रैंक फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक आता है अपने ऑस्ट्रेलिया। सॉरी ये पेन, ओके ये इरेज हो रहा है, कोई बात नहीं, हम अपनी रेगुलर पेन। यस, फर्स्ट रैंक आता है नॉर्वे का। सेकंड रैंक है अपना ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है स्विट्जरलैंड। अभी सेवन, अपनी इंडिया जो है वो 130 रैंक पे आ रही है। इम्प्रूविंग रैंक कैटेगरी एंड एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी अपना इंडिया किस पे कर रही है? एक तो रैंक अच्छी लाने की ट्राई करिए, और एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी हम लोगों ने एस्पेक्ट वो पढ़े उसके ऊपर भी इम्प्रूव कर रही है। अपना इंडिया कौन से 130 रैंक पे आता है। 73 रैंक पे आता है अपना श्रीलंका। 104th रैंक पे आता है मालदीव्स। एंड ऑन द लिस्ट रैंक, यानी कि नीचे के अगर कम रैंक में देखे तो वो है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, एक्सेट्रा। मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ, ये सारे के सारे डेटा आईएमपी है, इसका एक आप लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप लोगों को गारंटेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में इसमें से आ ही सकते हैं। और मान लो चलो ज्योग्राफी में नहीं आए, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में तो आईएमपी टॉपिक है और ज्योग्राफी में भी आईएमपी टॉपिक है। ओके, सो अभी हम लिखते हैं, अभी अपना कौन सा टॉपिक रह गया? यस, अभी इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट वो सब कुछ देखा। अभी अपना लास्ट टॉपिक रह रहा है, जो कि है इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी इन ईयर 2000 के अंदर बाहर आई थी। ये टॉपिक यानी कि अभी पूरा चैप्टर पॉपुलेशन के बारे में देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देखा। सो गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, एक काम करते हैं हम लोग कि चलो इंडिया के ऊपर एक पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोग लॉन्च करते हैं, वो क्या कहती है हम देखते हैं। सो बेसिकली ये शॉर्ट नोट है। बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट में लंबी लंबी कथाएं नहीं लिखनी है, आपको ब्रीफ में जितना शॉर्ट एंड सिंपल लिख सको, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कॉपीज बहुत सारी चेक होती है। एंड टीचर्स अगर आप लोग बने तब तक पॉइंट वाइज आंसर लिखो, जितने मार्क का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स लिखने हैं। सा ये क्वेश्चन मैंने एज ए अकॉर्डिंग देखे तो 2 मार्क और 3 मार्क के लिए प्रिपेयर किया, तो इतने पॉइंट्स लिखोगे तो आपको 2 मार्क एंड 3 मार्क में अच्छे से आ सकता है। और मान लो कि अब ये 3 मार्क और 5 मार्क में अच्छे आपको लिखना है, सो ये नीचे के पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो अभी इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। बेसिकली 1960 में फर्स्ट टाइम बना गई प्रपोजल रखा गया था। और फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी? 1976। ईयर्स खास याद रखना, प्रपोजल कब रखा? 1960 में। और ये पॉपुलेशन पॉलिसी कब की है? 2000 की है। अनाउंस पहली कब हुई थी? 1976 में। और रिफॉर्म यानी कि इसका अपग्रेड वर्जन कब आया? 1978 के अंदर। एंड बेसिकली न्यू एंड इम्प्रूव पॉलिसी फॉर्म इन 2000। और बाद में चेंजेस थोड़े लाके न्यू एंड इम्प्रूव हुए, कुछ एस्पेक्ट्स इसके अंदर ऐड हुए। और इसके अंदर लिए हम अपने टेक्स्ट बुक के जो पॉइंट्स ये है उसको ही रेफर करेंगे, बिकॉज सारा का सारा, बिकॉज आप लोग कोई भी रेफरेंस से पढ़ो, बिकॉज पेपर तो क्या है कि अपने टेक्स्ट बुक के अंदर से आने वाला है। सभी हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स बी मेंटेन एट 543 टिल द ईयर 2026। अभी लोकसभा की जो सीट्स अपनी होती है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ये सब लोग आप जानते हो, उसकी सीट्स कितनी मेंटेन होनी चाहिए? 543 नंबर सीट्स होनी चाहिए टिल द ईयर 2026। 2026 के अंदर इतनी सीट्स हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये हो गया अपने लोकसभा की सीट्स कितनी मेंटेन रहनी चाहिए? 543 टिल द ईयर ऑफ 2026, ठीक है। अभी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बेसिकली इसका अगर हम लोग मीनिंग देखें तो क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। बेसिकली पॉपुलेशन अपनी है, ठीक है, जितने बच्चे 1 साल के यानी कि 0 to 12 मंथ के यानी कि 1 साल के जब तक नहीं होते, उसमें बच्चों का डेथ रेट कितना है? वो कितना है? ब्रॉट डाउन टू 30%, यानी कि जो डेथ रेट होता है उसको कितना? 30% से, सॉरी सॉरी, यस, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी हमें 30 ब्रॉट डाउन यानी कि नीचे जाना है, 30 पर 1000 लाइव बर्थ, बिकॉज 30,000 इसमें देखे तो मर जाते हैं।
अभी देखे तो हॉस्पिटल में क्या होता है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड सच दैट 80% डिलीवरीज आर डन इन हॉस्पिटल एंड विथ ट्रेन स्टाफ। अभी नॉर्मली देखे तो अभी तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, बट पहले के टाइम में क्या होता कि भाई बच्चे की क्या डिलीवरी प्रॉपर स्टाफ ना होने की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो अभी क्या करे गवर्नमेंट की भाई इतनी अच्छी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि 80% डिलीवरीज क्या हो, हॉस्पिटल के अंदर ही हो जाए और ट्रेन स्टाफ के अंदर ये सब कुछ रहे। इसलिए देखना बाद में ममता कार्ड वो सब कुछ भी होता है जो हम लोगों ने टाइम्स में पढ़ा है। ताकि थर्ड पॉइंट क्या है कि बेसिकली क्या कहना चाहता है कि भाई हॉस्पिटल वो सब कुछ सर्विस अच्छे से करो ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाए। एंड मिनिमम एज लिमिट फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स शुड बी रेज्ड फ्रॉम 18। यानी कि पहले के टाइम में कहा क्या होता था बच्चों की, आई थिंक एज यस 15 ईयर्स की हुआ करती थी। सो वो लोगों ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, लड़कियां एटलीस्ट 12th तक पढ़ ले। सो एजुकेशन उस टाइम पे तो, अभी ये कब की है, 2000 की है, और बनी कब थी, 1960 और 1976 एंड 78। उस टाइम पे एजुकेशन बहुत कम लड़कियों को दिया जाता। लड़कियों में अगर 10th यानी कि मैट्रिक पास भी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात, यानी कि कॉलेज कर लो उतनी बड़ी बात थी। सो क्या कहते कि भाई लड़कियों की शादी की एज हम लोग बढ़ा देते इतनी, 18 ईयर्स, जो कि अभी करंटली भी चल रही है। सो क्या होगा कि एक तो अभी नई नई लड़की जो होगी टीनेज में, ठीक है, सो वो थोड़ा मैच्योर भी हो जाए और जो बेसिकली राइट है वो सब कुछ समझ ले। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट एंड एक्ट दैट बैंस सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ऑफ फ्यूटर्स मस्ट बी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड। यस, मैंने कहा था ना कि भाई क्या कर रहे थे कि भाई लड़कियों को मार दे, दूध पीती वो सब कुछ। सो इसके अंदर क्या कहा गया कि बाल विवाह, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत पहले बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि क्या कर रहे कि बच्चे जाए या तो जन्म ले ले तब, या तो जब छोटे यानी कि 4 5 या 6 साल, तभी उनकी शादी करते थे वो सब कुछ कि भाई आपकी लड़की और हमारा लड़का, आपकी इनके दोनों की शादी कर देते और ये सब कुछ। सो क्या था, एक तो वो एक दूसरे को जानते नहीं थे और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उसके बारे में कभी हम लोग बाद में आराम से बात करेंगे। सो क्या किया कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशन की, बंद ही कर दो इसको। और सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जातीय, उसको कहते हैं कि भाई आपको लड़का होना है या लड़की, वो कहने का बंद कर दो। ताकि क्या कि पॉपुलेशन में एटलीस्ट लड़कियों का ग्रोथ हो सके, बिकॉज पहले के टाइम में क्या था कि लड़के ज्यादा थे और अभी भी लड़के ज्यादा है, बिकॉज उस टाइम का अभी हम लोग भुगत रहे हैं। सो फीटस यानी कि फीटस के मदद से हम लोग क्या जान सकते हैं कि भाई बच्चा लड़का या लड़की, वो अभी आप अमेरिका दूसरी कंट्रीज में देखो तो वहां पे लीगल है, बिकॉज वहां पे आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। सो लेकिन यहाँ पे इंडिया में टोटल इलीगल है। वैक्सीनेशन टू बी डन वाइडली, बिकॉज वैक्सीनेशन अगर हम लोग अच्छे से ले, सो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जैसे कि पोलियो है, ऐसे बहुत सारे टीबी है, बहुत सारी बीमारियां होती है, इसलिए आप देखना पर्टिकुलर छोटे बच्चे हो टिल द एज ऑफ 15 और 18 लास्ट इंजेक्शन होता है, वैसी सारी वैक्सीनेशन होती है। फिर फॉर एग्जाम्पल अभी आप ट्रैवल में अब्रॉड कर रहे हो, ठीक है, सो येलो फीवर कार्ड है, ऐसी बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है ताकि क्या हो कि भाई बीमारी स्प्रेड ना हो, अच्छे से लोग जी सके। A national body be established under the headship of Prime Minister to implement population policy। एक ऐसी नेशनल बॉडी यानी कि गवर्नमेंट की बॉडी बनी चाहिए जो अपने हेडशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के इम्प्लीमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर काम करे, ठीक है। इन ब्रीफ, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी देयर विल बी पॉजिटिव चेंज इन कंडीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स। अभी देखो ये लाइन बहुत हमको मस्त इसका समझा है कि भाई अगर मान लो ये पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि बहुत अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी है, अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते तो क्या है, एक तो सारे के सारे पॉजिटिव चेंजेस ही हो रहे हैं बिकॉज अच्छी से फैसिलिटीज वो सब कुछ मिल रहा है। सो एक तो क्या होगा कि कंडीशन ऑफ कम्युनिटी यानी कि लोगों लोगों में जो डिफरेंस है वो भी कम होगा, अच्छी कम्युनिटीज आएगी, अच्छा हेल्थ होगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो इतना हाई है वो भी कम हो जाएगा, और फुलफिलमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी पूरे हो जाएंगे। सो ये है अपनी इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की। मैं तो आपको रिक्वेस्ट कहना चाहता हूँ कि आप ये है जो सारे के सारे मैं टॉपिक्स ये पॉइंटर्स बना के लिख रहा हूँ, आप इसके या तो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट्स निकाल सकते हो या तो अपनी नोटबुक में ऐसे नोट्स बना, बिकॉज अभी आप नोटबुक में क्वेश्चन वो सब कुछ सॉल्व करके आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप एक जल्दी से नोट्स के साथ गो थ्रू करोगे, सो इजी रहेगा। और अपनी कम्युनिटी जो है यूट्यूब चैनल की आप देखना, वहां पे मैं रेगुलरली जो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए
कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। ओके, इसके साथ अपना चैप्टर 2 हो जाता है खत्म। आई होप आपको इसके अंदर सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से ना समझे तो एक बार रिवीजन के साथ गो थ्रू करो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट मुझे कर सकते हो। लाइक एंड शेयर द चैनल। एंड लेक्चर्स को अपने चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं लेक्चर्स मोस्टली ट्राई करूंगा डेली आ सके, तो आप लोग जल्दी से अपना रिवीजन भी कर सको एंड आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। सो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।